हेलो स्टूडेंट्स। देश में इसमें लॉकडाउन की वजह से सभी कॉलेजेस में, स्कूलों में व्हाट्सएप वर्चुअल क्लासेस के द्वारा, ऑनलाइन क्लासेस के द्वारा बच्चों को एजुकेट करने का कार्य किया जा रहा है। इसी क्रम में बच्चों के विशेष आग्रह पर यूट्यूब चैनल पर वीडियो अपलोड करके उन्हें और अधिक अच्छे तरीके से एजुकेट करने के उद्देश्य से आज मैंने एक पहली क्लास वीडियो बनाने के उद्देश्य से शुरू की है। मेरा नाम सत्य प्रकाश पाल, विषय बायोलॉजी और चैप्टर का नाम है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो वीडियो है वह है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। जैसा कि आप जानते हैं, इसके पहले वाले चैप्टर में आपने पढ़ा भी है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या लैंगिक जनन मेल एंड फीमेल गैमेट्स के फ्यूजन से होता है। मेल और फीमेल गैमेट का जब फ्यूजन होता है तो उसकी वजह से जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, और जाइगोट के फॉर्मेशन से जो नई प्रोजनी बनती है, उस नई प्रोजनी में कुछ वेरिएशंस आ जाते हैं, और ये वेरिएशंस यूजफुल भी होते हैं। आगे इवोल्यूशन में हम उसका अध्ययन करते हैं कि किस प्रकार से वेरिएशन इवोल्यूशन में हेल्प करते हैं। तो हम यहाँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट्स में कैसे होता है उसके बारे में डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं। तो आज का जो लेक्चर है वो पहले लेसन के ऊपर इंट्रोडक्टरी लेसन है, इंट्रोडक्टरी लेक्चर है। इस इंट्रोडक्टरी लेक्चर में सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि कौन कौन सी घटनाएं, कौन कौन से इवेंट्स, कौन कौन से स्ट्रक्चर्स, कौन कौन सी संरचनाएं इसमें बनती हैं, उसके बारे में हम इसमें चर्चा करेंगे। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि एक प्लांट्स के अंतर्गत, एक प्लांट्स में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। स्टेम होता है, रूट होता है, लीव्स होते हैं, फ्लावर्स होते हैं, फ्रूट्स होते हैं। तो उस पौधे के पूरे भाग में जो उसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो उसका फ्लावर कहलाता है। वो उसका फ्लावर जो होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि उसी की सहायता से वो अपनी प्रोजनी में इंक्रीज कर सकता है, अपनी प्रोजनी की संख्या को बढ़ा सकता है, नए जीवों और अपने नई संतान की उत्पत्ति वो कर सकता है। तो पुष्प वास्तव में है क्या? फ्लावर की क्या डेफिनेशन दी जा सकती है? तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कि फ्लावर जो है वो कहाँ से निकल रहा है? एक स्टेम से निकल रहा है। स्टेम से देखें, इस पर जरा इसे फोकस करें तो आपको पता लगेगा कि एक फ्लावर में ये स्टेम आपका है, और इस स्टेम में जहां से ये इसके ब्रांचेज या लीव्स, तो ये इसके जो डिफरेंट पार्ट्स हैं, तो यहाँ आप जरा फोकस करें तो फोकस करने पर ये पाएंगे कि ये जो फ्लावर निकल रहा है वो स्टेम से ही निकल रहा है। ये इसको हम लोग कहते हैं नोड, ये इसका होता है इंटरनोड। तो यहाँ से ही जो फ्लावर निकल रहा है, इसका मतलब अगर हम फ्लावर की डेफिनेशन दें तो फ्लावर की जो डेफिनेशन होती है वो क्या है? एक मॉडिफाइड सूट है। फ्लावर इज ए मॉडिफाइड सूट। पुष्प एक रूपांतरित तना है। अब पुष्प या फ्लावर पौधे के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इन जनरल सेंस हम अगर देखें तो हमारे तो आ रहा है सर, आम इंसान के लिए पुष्प जो होता है वो क्या मायने रखता है? प्लांट्स के लिए तो फ्लावर जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, बट आम इंसान के लिए, जनरल मैन के लिए, जनरल व्यक्ति के लिए क्या रखता है मायने?
फूल जो होता है एक सौंदर्य विषयक हो सकता है, आभूषणात्मक हो सकता है, सामाजिक हो सकता है, धार्मिक महत्व का हो सकता है, साथ ही साथ सांस्कृतिक महत्व का भी हो सकता है। लेकिन जब एक जीव वैज्ञानिक फूल के विषय में बात करता है तो वो किस चीज की बात करता है? तो उसके लिए पुष्प जो होता है वो क्या होता है? एक आकारकीय मॉर्फोलॉजिकल एंड। तो फ्लावर एक बायोलॉजिस्ट के लिए, एक जीव वैज्ञानिक के लिए क्या है? मॉर्फोलॉजिकल एंड एम्ब्रियोलॉजिकल, मतलब आकार की और भ्रूण की सरप्राइज है, आश्चर्य है। और साथ ही साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट्स है जिसको हम यहाँ पढ़ने जा रहे हैं, अर्थात फ्लावर जो है वो लैंगिक जनन का स्थान है। फ्लावर के अंदर ही वास्तव में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, लैंगिक जनन होता है, और उसी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से फिर वो अपनी प्रोजनी की संख्या में वृद्धि करता है, अपनी ऑफस्प्रिंग्स को वो बढ़ाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, अब इसमें कौन कौन सी घटनाएं होंगी उसको हम सरसरी निगाह में, इंट्रोडक्टरी वे में हम उसको पढ़ेंगे। तो पहली जो घटना है वो फर्टिलाइजेशन के पहले। अब सोचिए जरा, फर्टिलाइजेशन के पहले कौन कौन से इवेंट्स होंगे, फर्टिलाइजेशन में कौन कौन से इवेंट्स होंगे, फर्टिलाइजेशन के बाद कौन कौन से इवेंट्स होंगे, फर्टिलाइजेशन के पहले कौन कौन सी संरचनाएं बनेगी, फर्टिलाइजेशन कहां पर होगा, किसमें होगा, और वहां कौन सी मतलब संरचनाएं बनेगी, फर्टिलाइजेशन के बाद कौन कौन सी संरचनाएं बनेगी, इन्हीं के बारे में हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, यहाँ पर जानने वाले हैं। तो सबसे जो पहली घटना है फर्टिलाइजेशन के पहले, निषेचन के पहले होने वाली घटना, और निषेचन के पहले होने वाली जो घटना है और उसमें कौन कौन से पार्ट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कौन कौन से स्ट्रक्चर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो जैसा कि पहले भी बताया गया और आप पहले पढ़ चुके हैं कि मेल गैमीट और फीमेल गैमीट, मेन एजेंट तो यही है, मेल गैमीट और फीमेल गैमीट का फ्यूजन होना है। तो मेल गैमीट बनेंगे कहाँ? तो मेल गैमीट जो बनते हैं वो उसके मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में बनते हैं, और किसी भी फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होता है उसे कहते हैं हम लोग स्टेमन। क्या कहते हैं? स्टेमन कहते हैं। बहुत सारे पराग, बहुत सारे जहां परागकण बनते हैं और उन सभी की क्या कहते हैं, जो सारे स्टेमन मिलकर के जब वो समूह का निर्माण करते हैं तब उनको हम एंड्रोसियम भी बोलते हैं। तो वहां पर जहां पर परागकण का निर्माण होता है उसको हम नर जनन अंग या मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहते हैं, जिसको हम स्टेमन भी बोलते हैं। अब स्टेमन के अंदर क्या होगा? बहुत सारी बीजाणुधानियां होंगी, बहुत सारे माइक्रोस्पोरेंजिया होगी, और उन्हीं माइक्रोस्पोरेंजिया में पॉलन ग्रेन्स बनेंगे, परागकण बनेंगे। और परागकण जो होते हैं मेल गैमेटोफाइट का फर्स्ट सेल कहलाती है। मेल गैमेटोफाइट की फर्स्ट सेल या नर युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका कहलाती है। इसी के साथ जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को हम लोग स्टेल कार्पेल बोलते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर मेगा स्पोरेंजिया के अंदर क्या बनेंगे? ओव्यूल्स बनेंगे, बीजांड बनेंगे, और उस बीजांड के अंदर फीमेल गैमेटोफाइट या भ्रूणकोश का निर्माण होगा, और वहीं पर जो है क्या होनी है? फर्टिलाइजेशन की घटना होनी है। तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दोनों के बनने के बाद अब मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन अर्थात एक मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जहां पर परागकण बन रहे हैं, अब ये परागकण
इधर ध्यान से देखें एक बार, ये परागकण है, यहां से परागकण निकलेंगे और ये परागकण यहां से निकलने के बाद, ये परागकण यहां से निकलने के बाद फिर ये फीमेल के वर्तिकाग्र पर पहुंचेंगे। तो परागकण का किसी पुष्प से निकल करके दूसरे पुष्प पर या उसी पुष्प के अंदर उसकी फीमेल की वर्तिकाग्र पर पहुंचना, ये परागण कहलाता है। सिंपल भाव में आप ये समझें कि एंथर के अंदर जो पॉलन ग्रेन्स हैं, ये पॉलन ग्रेन्स यहां से निकलने के बाद फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के स्टिग्मा पर पहुंच करके, वर्तिकाग्र पर पहुंच करके क्या करते हैं, पॉलिनेशन करते हैं। आगे की घटना तो बाद में होगी, पॉलिनेशन यही है, परागण यही है। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का डेवलपमेंट हो गया, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का डेवलपमेंट हो गया। अब मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से मेल गैमीट को कैरी करने वाली जो संरचना है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के स्टिग्मा तक पहुंचेगी। इसी घटना को हम लोग कहते हैं परागण या पॉलिनेशन। तो अब इसके बाद हम लोग देखते हैं डबल फर्टिलाइजेशन, दोहरा निषेचन। डबल फर्टिलाइजेशन एंजियोस्पर्म्स प्लांट्स में एक यूनिक फीचर है, क्योंकि ये जो इवेंट है, ये जो घटना है, ये प्लांट किंगडम में और कहीं नहीं पाई जाती, सिर्फ और सिर्फ एंजियोस्पर्म्स प्लांट्स में ही पाई जाती है। इसमें क्या होता है, 2 बार निषेचन की घटना, जैसे इसको हम लोग द्विक निषेचन भी बोलते हैं। एनसीईआरटी ने इसको द्विक निषेचन भी नाम दिया है। द्विक होता क्या है कि जब कोई परागकण अंकुरित होता है, जब कोई परागकण अंकुरित होता है, तो अंकुरित होने के बाद उसके अंदर 2 नॉन मोटाइल न्यूक्लियस होते हैं, उसके अंदर 2 नॉन मोटाइल न्यूक्लियस होते हैं। और जब ये पराग नलिका पॉलन ट्यूब ओव्यूल के पास पहुंचती है, ओव्यूल में भ्रूणकोष पाया जाता है, उसमें भ्रूणकोष पाया जाता है, और वो भ्रूणकोष जो है वो फीमेल गैमेटोफाइट कहलाता है। तो इसमें आप अगर देख पा रहे होंगे तो ये 8 न्यूक्लिएट और 7 सेल्ड होती है। 8 न्यूक्लिएट और ये 7 सेल्ड होती है। तो ये जो पराग नलिका है, पॉलन ट्यूब है, ये पॉलन ट्यूब जब अपने इस दोनों मेल गैमीट को लेकर के भ्रूणकोष तक पहुंचती है, तो इसका एक जो न्यूक्लियस होता है वो इस एग से मिल जाता है और ट्रू फर्टिलाइजेशन हो जाता है। ट्रू फर्टिलाइजेशन इसका एक न्यूक्लियस जिसको ये पॉलन ट्यूब लेकर के आ रही है, वो इस एग सेल के द्वारा फ्यूज करके क्या बना लेती है, 2n स्ट्रक्चर, जिसको हम जाइगोट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जाइगोट बोलते हैं। ये 2n स्ट्रक्चर बना लेती है। और जो दूसरा वाला गैमीट, ये दूसरा वाला जो केंद्रक है, दूसरा वाला जो न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस जो होता है वो उसके सेकेंडरी न्यूक्लियस या द्वितीयक केंद्रक से आकर के मिल जाता है। तो इस प्रकार से इसको हम त्रिसमेकन बोलते हैं। त्रिसमेकन। तो यहां पर, और ये त्रिसमेकन के बाद ये ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर बन जाती है। फर्स्ट जो न्यूक्लियस है वो आकर के एक सेल से मिल रहा है। सेकेंड न्यूक्लियस जो है वो आकर के क्या कहते हैं,
द्वितीय केंद्रक से आकर के मिल रहा है। तो आप देख पा रहे होंगे कि एक बार सिनगैमी यहां पर हो रही है, oospore बन रहा है, उसकी वजह से oospore बन रहा है। दूसरी बार यहां पर आप देख रहे हैं वो जो सेकेंड गैमीट, सेकेंड न्यूक्लियस है, वो आकर के डिप्लॉयड या कह लीजिए कि द्वितीय केंद्रक से आकर के मिल रहा है और यहाँ पर एक ट्रिप्लॉयड स्ट्रक्चर बन जाती है जिसको हम लोग पेन बोलते हैं, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। तो ये प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो है वो आगे जाकर के एंडोस्पर्म बना लेता है, भ्रूण पोष बना लेता है, जो डेवलपिंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रदान करता है। तो ये जो घटना है बच्चों, ये जो घटना है कि एक बार ये नर केंद्रक ये नर केंद्रक इससे मिला तो ट्रू निषेचन हुआ, ट्रू फर्टिलाइजेशन हुआ। दूसरा जो केंद्रक मिला वो द्वितीय केंद्रक से मिला और इसके बाद वो त्रिसमेकन की घटना हुई। तो ये जो ट्रू फर्टिलाइजेशन और ये त्रिसमेकन यानी कि सिनगैमी और त्रिसमेकन की जो घटना है, इन दोनों घटनाओं को मिला करके हम लोग कहते हैं दोहरा निषेचन। और ये केवल एंजियोस्पर्म में पाया जाता है और कहीं नहीं पाया जाता है। बच्चों उसको आप ऐसे समझें कि प्रथम नरयुग्मक प्लस अंड कोशिका, प्रथम नरयुग्मक प्लस अंड कोशिका। तो इससे क्या निर्माण होगा? इससे आपका युग्मनज बनेगा। क्या बनेगा? युग्मनज बनेगा। प्रथम नरयुग्मक उसकी प्लाइडी भी n होती है, अंड कोशिका की भी प्लाइडी n होती है, और जब दोनों का फ्यूजन हुआ तो इनके फ्यूजन से जो युग्मनज बना तो इसकी प्लाइडी क्या हो जाएगी? 2n हो जाएगी। बट जो दूसरा केंद्रक है द्वितीय नरयुग्मक और प्लस द्वितीयक केंद्रक द्वितीय नरयुग्मक और द्वितीय केंद्रक। तो द्वितीय नरयुग्मक की जो प्लाइडी है वो n है, द्वितीय केंद्रक की जो प्लाइडी है वो 2n है, और इनका जब फ्यूजन होगा तो इनके फ्यूजन से क्या निर्माण होगा? पेन का निर्माण होगा, यानी कि प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, और इसकी जो प्लाइडी होगी वो 3 होगी। इन दोनों को मिला करके हम लोग उसको कहते हैं दोहरा निषेचन या डबल फर्टिलाइजेशन। और इसको देने वाले जो साइंटिस्ट थे उनका नाम था नवासीन। क्या नाम था? नवासीन। 1898 में उन्होंने इसको डिस्कवर किया था फ्रिटिलेरिया में। ठीक है, तो इसको खोजने वाले जो वैज्ञानिक थे उनका नाम था नवासीन। 1898 में उन्होंने फ्रिटिलेरिया में इसको डिस्कवर किया था। तो इस प्रकार से हमने देखा कि 2 बार निषेचन की घटना होती है, उसको हम लोग कहते हैं दोहरा निषेचन या द्विक निषेचन। तो जब निषेचन की घटना हो गई तो निषेचन के बाद अब निषेचन पश्च संरचनाएं और घटनाएं क्या होती हैं? तो निषेचन के बाद कौन कौन सी संरचनाएं बनती हैं, निषेचन के बाद कौन कौन सी घटनाएं होती हैं? तो डियर स्टूडेंट्स, अभी हमने आपने देखा कि जब फर्टिलाइजेशन सेकेंड दोहरा निषेचन जब हो रहा था तो उस दोहरा निषेचन में हमने क्या देखा था कि प्रथम नरयुग्मक अंड कोशिका से मिला था और अंड कोशिका से मिलने के बाद युग्मनज बनाया था। लेकिन जब सेकेंड मेल गैमीट या सेकेंड मेल न्यूक्लियस और सेकेंडरी न्यूक्लियस से जब मिलते हैं तो उसके बाद कौन सी संरचना बनती है? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। अब ये प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बाद में जा करके क्या करती है? प्राथमिक
प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका बनाती है। क्या बनाती है? प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका बनाती है। और यही प्राथमिक भ्रूणकोश कोशिका जो है वो क्या करती है? भ्रूण को पोषण प्रदान करती है। भ्रूण को पोषण प्रदान करती है। प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका, पहले तो पेन बना, प्राथमिक एंडोस्पर्म न्यूक्लियस या प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक बना। अब प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक बाद में प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका का निर्माण किया, और इसी प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका के निर्माण होने के बाद भ्रूणपोष का निर्माण होता है, और यह भ्रूणपोष जो है वो डेवलपिंग एम्ब्रियो को क्या देता है? पोषण देता है, बनता है। तो आपने देखा यहां पर कि जब रियल फर्टिलाइजेशन जब हुआ था, जब प्रथम नरयुग्मक और अंड कोशिका ने आपस में फ्यूजन किया था, तो इनके फ्यूजन से जो है सिनगैमी हुई थी, और उन सिनगैमी के द्वारा क्या बना था? जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ था। क्या हुआ था? जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ था। ये जाइगोट जो है अल्टीमेटली जो जाकर के वो किस में डेवलप कर जाता है? एम्ब्रियो में डेवलप हो जाता है, भ्रूण में विकसित हो जाता है। और जो बीजांड होता है, जो बीजांड होता है, ये रहा एम्ब्रियो सैक, फीमेल गैमेटोफाइट, और ये इसका बीजांड है। तो जो बीजांड है, ये बीजांड कहां पाया जाता है? ये बीजांड मादा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो यहां पर जब आप फोकस करेंगे तो यहां आपको एक मिलेगा बीजांड, या इसको हम लोग कहते हैं ओव्यूल, और इसी ओव्यूल में ये फीमेल गैमेटोफाइट धंसा रहता है। फीमेल गैमेटोफाइट जो है इसी ओव्यूल के अंदर धंसा पड़ा रहता है। तो जो फर्टिलाइजेशन की घटना होती है वो यहां पर होती है। तो हुआ क्या? हुआ ये कि जाइगोट डेवलप कर गया एम्ब्रियो में, और उसके बाद ये जो बीजांड है, ये बीजांड जो है डेवलप कर जाता है बीज में। बीजांड किस में डेवलप कर जाता है? बीज में डेवलप कर जाता है। तो इस प्रकार से बीज का निर्माण हो जाता है, और ये बीज फिर नेक्स्ट जनरेशन के लिए, अगली पीढ़ी के लिए, अगली पीढ़ी में, नेक्स्ट जनरेशन में, अगली पीढ़ी में यह फिर जब बोया जाता है तो फिर एक नेक्स्ट जनरेशन का निर्माण करता है, एक नए जीवन का प्रारंभ करता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि किस प्रकार एक फ्लावरिंग प्लांट्स में आपको एक कौन कौन सी घटनाएं घटती हैं, कौन कौन सी संरचनाएं बनती हैं, उनका मैंने एक इंट्रोडक्टरी या ये कह लीजिए कि कुछ उसका परिचय आपको दिया आप इसके पहले वीडियो में। डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद जो है, चूंकि ये तो एक नॉर्मल फेनोमेना है, एक नॉर्मल फेनोमेना के द्वारा बहुत सारी घटनाएं घटती हैं और बहुत सारी संरचनाएं बनती हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, आपने यहां देखा था कि वास्तविक निषेचन हुआ, वास्तविक निषेचन से जाइगोट बना, और जाइगोट बाद में जाकर के एम्ब्रियो में डेवलप हो गया, और एम्ब्रियो में डेवलप होने के बाद फिर जो है इसका जो बीजांड होता है, ओव्यूल जो होता है, वो बीज में परिवर्तित हो जाता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि बिना फर्टिलाइजेशन के, बिना निषेचन के बीज का निर्माण हो जाता है। उस घटना को हम लोग बोलते हैं असंघजनन या एपोमिक्सिस। एस्ट्रर्सिया में ये घटना जो है डिस्कवर की जाती है, और कई बार ऐसा होता है कि कुछ ऐसे बीज पाए जाते हैं जिसमें एक एम्ब्रियो न होकर के एक से ज्यादा एम्ब्रियो पाए जाते हैं। उस इवेंट्स को हम लोग बोलते हैं पॉली एम्ब्रियानी या बहुभ्रूणता। तो इस प्रकार से इन घटनाओं और रचनाओं के अतिरिक्त आपने ये जान लिया आज कि बिना फर्टिलाइजेशन के भी बीज का फॉर्मेशन हो सकता है, और एक बीज के अंदर बहुत सारे एम्ब्रियो भी
हो सकते हैं, जिस घटना को हम बहुभ्रूणता कहते हैं या पॉलीकेंद्रियानी कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था आज के पहले चैप्टर का एक इंट्रोडक्टरी वीडियो या इंट्रोडक्टरी लेक्चर था। मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और यदि ये वीडियो पसंद आया होगा तो आप इसको अपने फ्रेंड्स में, अपने क्लासमेट को अधिक से अधिक शेयर करें, क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत से स्टूडेंट्स कुछ ऐसे सामाजिक परिवेश में रहते हैं जो स्कूल कॉलेजेस में जा नहीं पाते हैं, या उनके पास पर्याप्त संसाधन नहीं होते हैं, वो नहीं समय निकाल पाते हैं, वो नहीं पढ़ पाते हैं। तो उनके लिए ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो है एक शिक्षा का एक बहुत बड़ा माध्यम बन सकता है। और आप अगर ऐसे बच्चों की हेल्प करना चाहें तो आप ये वीडियो उनको अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिए, ताकि उन बच्चों का भी फायदा हो सके। धन्यवाद।